बहुत बहुत धन्यवाद प्रोफेसर जी राम रेड्डी जी। एकदम ठीक 3:30 पर इस सेशन को कागज में भी ख़त्म होना था, शेड्यूल्ड में भी, और रियल में ये 3:30 पर संपन्न भी हुआ है। निश्चित रूप से भारत चीन संबंध, जैसा कि तेज प्रताप सिंह जी कह रहे थे कि आज हर विशेषज्ञ इस पर बोलने के लिए तैयार है, इसमें कोई दो राय नहीं। क्योंकि जिस तरह से भारत चीन संबंध, दो बड़ी शक्तियां एक दूसरे के अगल बगल हैं और टकराव की स्थिति है, तो पूरी दुनिया के लिए संकट का विषय है। और जैसा इस सेशन में बात भी हो रही थी कि दोनों के हित में है कि भारत चीन संबंध को अच्छा बनाया जाए। यदि कोई डिस्प्यूट बड़ा है तो उसको रोक के, उसको थोड़ा साइडलाइन करके और संबंध ठीक करने के लिए आगे बढ़ा जाए। यह दोनों देशों के हित में है और यही विश्व के कल्याण के दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है। तो ये पूरा सेशन इस दृष्टि से महत्वपूर्ण है, चूँकि इसी सेशन के तुरंत कंटिन्यूटी में ही समापन समारोह जो वैलेडिक्टरी। अविनाश जी, जी जरा देख लें, वो सर जुड़ गए हैं, प्रोफेसर माधव नलपत जी जुड़ गए हैं। जी जुड़ गए। ठीक जी, तो इस दृष्टि से यह सत्र विशेष महत्व रखता है। मैं आज के इस सेशन के चेयरपर्सन परम श्रद्धेय श्री जी राम रेड्डी जी के प्रति महाविद्यालय परिवार की तरफ से हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं। और आपने हैदराबाद, उस्मानिया विश्वविद्यालय हैदराबाद से जुड़कर महाविद्यालय में हम सबको आपका आशीर्वाद प्राप्त हुआ है। इसके लिए महाविद्यालय हमेशा श्रद्धावनत है और भविष्य में भी श्रद्धावनत रहेगा, इस उम्मीद के साथ कि जब कभी भी हम सबको आपके मार्गदर्शन की आवश्यकता हो और हमारा निवेदन हो तो आप उसको सहर्ष अपनी स्वीकृति देकर हम सबको अपना मार्गदर्शन भविष्य में भी देने की कृपा करें। सादर प्रोफेसर जी राम रेड्डी जी। आज के कार्यक्रम के पैनलिस्ट परम श्रद्धेय प्रोफेसर तेज प्रताप सिंह जी और प्रोफेसर राहुल मणि त्रिपाठी जी, दोनों महाविद्यालय के अपने लोग हैं। फिर भी औपचारिकता में मैं महाविद्यालय की तरफ से आप दोनों के प्रति हार्दिक आभार ज्ञापित करता हूं। इस पूरे कार्यक्रम में कल से लेकर आज तक अपने व्यस्ततम समय में, जैसे प्रोफेसर गौतम सेन जी के लिए 1-1 घंटे का समय बहुत महत्वपूर्ण होता है, उनके एक व्याख्यान को भारतवर्ष में देखा, समझा और सुना जाता है। और ऐसे में कल से लेकर आज तक की नोट एड्रेस के माध्यम से सेमिनार की शुरुआत हुई थी और आज समापन के साथ प्रोफेसर माधवदास नलपत जी के समापन भाषण के साथ और पूज्य महाराज जी के आशीर्वचन के साथ यह कार्यक्रम संपन्न होगा। उस पूरे समय में प्रोफेसर गौतम सेन जी उपस्थित है। यह हम सब के लिए प्रेरणादायी है, अनुकरणीय है और हम सबको संबल प्रदान करता है ऐसे कार्यक्रम करने के लिए। कल से आज तक प्रोफेसर लेफ्टिनेंट जनरल दुष्यंत सिंह जी भी जुड़े हुए हैं। वो उनका कमेंट चैट बॉक्स में आ रहा है, उनके क्वेश्चन आ रहे हैं, उनके सुझाव आ रहे हैं। यह सब इतना सार्थक है इस सेमिनार के लिए और महाराणा प्रताप महाविद्यालय के लिए कि शब्दों में इसका बयान नहीं किया जा सकता है। आज के इस कार्यक्रम चौथा सत्र संपन्न होता है लेकिन समारोह कार्यक्रम प्रारंभ होता है। इसलिए प्रोफेसर माधवदास नलपत जी यदि जुड़े हों तो कृपया अपना रिस्पांस उधर से देने की कृपा करें। प्रोफेसर माधवदास नलपत जी। धन्यवाद जी, नमस्कार, प्रणाम सर। और बहुत कुछ है यहाँ आपके साथ होने का वर्चुअल फोरम में। मैं तो आप लोग तो बहुत अच्छी तरह जो हो रहा है संसार में आप तो सुना है, बहुत सारे एक्सपर्ट्स तो यहाँ बात किया है और गौतम सेन जैसे, प्रोफेसर रेड्डी जैसे वो बहुत बड़े एक्सपर्ट है और प्रोफेसर तेज प्रताप सिंह इन सबको जुड़कर एक बहुत सक्सेसफुल सेमिनार ऑर्गेनाइज किया है। मैं ये सिर्फ देखिए, मेरा जो मैं तो एक फील्ड का आदमी हूँ। मैं तो जर्नलिज्म में बहुत साल में है, एकेडमिक्स में है और मैं प्राथमिकता देता है फील्ड रिसर्च में। और फील्ड रिसर्च क्या है, संसार कैसा है सच में और संसार कैसा होना चाहिए, वो दोनों अलग बात है।
बहुत सारे समय संसार जो होना चाहिए ये तो बिल्कुल ठीक है, वैसे ही होना चाहिए। उदाहरण से कुछ लोग हैं जो जो मेरा खिलाफ है, वो ठीक से मेरा खिलाफ नहीं होना चाहिए, वो मेरा दोस्त होना चाहिए, वो तो सही है। बट क्या करेगा, मेरा खिलाफ है, मेरा खिलाफ काम करता है, तो मैं ये इग्नोर नहीं कर सकता कि इन लोग मेरा खिलाफ क्या करता है। और ये तो मैं नहीं सोच सकता कि देखो ये तो मेरा खिलाफ तो नहीं है, ये तो होना चाहिए मेरा पक्ष में, तो मेरा पक्ष में ही है। तो जी सर। हम सच में जियोपॉलिटिक्स में, इंटरनेशनल रिलेशंस में हमेशा हम देखना चाहिए जो होना चाहिए वो तो ठीक है, और हमारे पॉलिसीज ऐसा होना चाहिए कि हम जो कोशिश कर रहे हैं वो पॉलिसीज प्रमोट करें। परंतु हम देखना है, जब पॉलिसीज फ्रेम करता है, जब पॉलिसीज डिसाइड करता है, हम हमेशा देखना है कि ग्राउंड लेवल सिचुएशन क्या है, जो एक्चुअल स्थिति क्या है। नहीं तो क्या होता है कि पॉलिसीज और रियलिटी में एक क्या बोलता है, एक डिस्टेंस होता है, और पॉलिसीज और रियलिटीज में डिस्टेंस होगा तो रियलिटीज को पॉलिसीज चेंज नहीं कर सकता। अभी मैं तो मैं तो 1947 के बारे में, 1857 के बारे में मैं नहीं कहा, मैं सिर्फ 1980 के बारे में कहना चाहता हूँ, क्योंकि हमारे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, और उन सब को सच में एंशिएंट हिस्ट्री कब है, एंशिएंट हिस्ट्री 1980s है। आज का हिस्ट्री तो है 1980s, एंशिएंट हिस्ट्री है। 1980s में भारत का जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, और चीन का जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, करीब इक्वल था। भारत का और चीन का करीब इक्वल था। एक समय था 1820 में, जब चीन का ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट और भारत का ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, ये पूरा वर्ल्ड का ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट का 50% का ऊपर था। वो तो 1820s था। 1980 में वो अलग बात था, बहुत कम शेयर था ग्लोबल जीडीपी में, परंतु चीन और भारत करीब एक साथ था। आज तो 2020 है, और 2020 में हम क्या देखते हैं, 2020 तो अभी ये कोरोना सब हो गया है, तो उसके 2019 तक बोल दीजिएगा, चीन का ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट हमसे 5 गुना है, 5 गुना। तो ये तो द वर्ल्ड एज इट इज है, जो होना चाहिए। हम और चीन एक ही ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट होना चाहिए। सच में जो होना चाहिए, हमारा ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट चीन से 5 गुना ऊपर होना चाहिए। बट जो सच में है, चीन का ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट अभी हमसे 5 गुना ऊपर है। ये तो कैसा हो गया? ये ये तो एक्सीडेंटल नहीं था। तो हम सोचते हैं कि देखो हम आंख सब बंद कर, हम ऐसा हम तो क्या बोलते हैं, हम प्रार्थना करेंगे कि ऐसा होना, ऐसा होना, और उसके बाद ये आएगा। बट बात तो ये है कि इस संसार में एक्सीडेंटली बहुत कम चीज होता है। जो एक्सीडेंट भी है, वो भी कुछ लोग प्लान करते हैं, और इसलिए एक्सीडेंट होता है। एक आदमी शराब पीकर ड्राइव करता है, एक्सीडेंट होता है। किसी एक आदमी वो मन में थोड़ी अच्छा मन नहीं है तो चोरी करता है, ये तो एक्सीडेंट नहीं है। इसलिए मेरा तो शुरू से ही, मेरा फील्ड रिसर्च में मेरा ऑब्जेक्टिव ये है कि हमारे भारत जितने इतने अच्छे लोग सच में कभी भी नहीं देख सकता। अभी क्लासरूम जाइए, मेरा ये गुड लक है कि मैं बहुत सारे कंट्रीज में क्लासरूम्स में गए हैं और लेक्चर दे दिए हैं, और इस सब क्लासरूम में सबसे अच्छे स्टूडेंट भारत के स्टूडेंट्स हैं। अभी आप उदाहरण देख लीजिएगा, अभी हम कहते हैं कि यूपी और राजस्थान, क्या बिहार, ये सब पहले बोलते थे बीमारू स्टेट। आज तो बीमारू नहीं है, वेस्टर्न यूपी बीमारू नहीं है, बिहार का कई इलाका बीमारू नहीं है, राजस्थान सच में बिल्कुल प्रोग्रेसिव है। परंतु मेरा यूनिवर्सिटी है मणिपाल, सबसे अच्छे स्टूडेंट कहाँ से है?
सबसे अच्छा स्टूडेंट है बिहार से, यूपी से, जो जो हम कहते हैं अरे ये बीमारू स्टेट है, ये बीमारू स्टेट के स्टूडेंट के मणिपाल आता है और सबसे अच्छे स्टूडेंट होते हैं। मैं तो सैन फ्रांसिस्को में, मैं तो लंदन में, मैं तो बर्लिन में इंडियंस को से संपर्क किया है और वहाँ भी सबसे इफ आई मे से सो बहुत प्रोग्रेसिव इंडियंस जो है, जो बहुत सक्सेसफुल है, उससे एक बहुत बड़ा भाग जो है वो बिहार से, यूपी से है। तो बात तो ये है, हमारा ह्यूमन मटेरियल इतना अच्छा है, ये ह्यूमन मटेरियल जो है सारे संसार में कहीं भी हम सेटल करेंगे, उसी कंट्री में सबसे अच्छा एथनिक ग्रुप बहुत सारे जगह में इंडियंस है। ये तो सही बात है कि अमेरिका में सबसे हाई इनकम इंडियन ग्रुप तो इंडियन है। मेरे ख्याल से हम तो ये ज्यादा बोलना तो नहीं चाहिए अमेरिका में, क्योंकि बाकी लोग तो नाराज हो जाएगा और आजकल सारे लोग तो प्रो इंडिया है। यदि हम बोलेंगे देखो देखो हमारे लोग जो है वो आपसे बहुत ऊंचा है इनकम में, तो वो थोड़ा मेरे ख्याल से नाराजगी आएगा, क्योंकि ये तो एक ह्यूमन इमोशन है। बट ये तो सही बात है कि हमारे लोग इंग्लैंड में हो या अमेरिका में हो या जर्मनी में हो या सिंगापुर में है, कहीं भी हो, दे आर डूइंग एक्सट्रीमली वेल, एक्सेप्शनली वेल। और इसलिए मैं कहता हूं कि स्मार्ट पॉलिसी है भारत में, तो पूरा भारत ऐसे ही कर सकता। एक इंडियन भारत में एक जो पर कैपिटा इनकम है, वो पर कैपिटा इनकम का बहुत ज्यादा फर्क है एक इंडियन अमेरिका का पर कैपिटा इनकम, एक इंडियन सिंगापुर में पर कैपिटा इनकम, एक इंडियन मलेशिया में भी पर कैपिटा इनकम का बहुत ज्यादा फर्क है। ये फर्क नहीं होना चाहिए। हम कोशिश करना चाहिए कि एक इंडियन जो है इतना अच्छा एक मैन पावर जो है, ब्रेन पावर जो है, आई मीन मैन पावर मैं नहीं कहता, क्योंकि द गुड न्यूज इज दैट बोथ लेडीज एंड जेंट्स आर इक्वली टैलेंटेड एंड आई स्ट्रांगली बिलीव इन द इक्वालिटी ऑफ लेडीज एंड जेंट्स। एवरी कंट्री मस्ट प्रमोट दैट इक्वालिटी। तो ह्यूमन पावर जो है, तो इसमें सब कारण क्या है, और इसमें मैं ये कहना चाहता हूं जियोपॉलिटिक्स भी एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। और इसलिए मैं ये कहना चाहता हूं कि हम देखना चाहिए संसार कैसा है, और जो ये नहीं देखना चाहिए कि संसार क्या होना है, और हम ये नहीं सोचना चाहिए कि देखो हमारा पॉलिसी ऐसा होगा कि संसार क्या होना चाहिए। संसार क्या होना चाहिए वो तो हो जाएगा, जब हो जाएगा तो पॉलिसी बदल सकता। बट आज का पॉलिसी जरूर ये होना चाहिए संसार कैसा है आज, अभी कैसा है। और इसका कारण ये है कि सारे दुर्भाग्यपूर्ण इंसिडेंट्स में भी एक अपॉर्चुनिटी है, सारे प्रॉब्लम्स में एक अपॉर्चुनिटी है। और पॉलिसी का उद्देश्य क्या है? अपॉर्चुनिटीज को पकड़ना, दोनों हाथ से पकड़ना। और ये ही चीन ने कर दिया 1980s में। सच में 1972-73 में शुरू किया, परंतु डेंग जियाओपिंग का इकोनॉमिक रिफॉर्म से 1980s में ये थोड़ा प्रकट हो गया, एक्सेलरेट कर दिया। जितना अपॉर्चुनिटीज जियोपॉलिटिकली चीन को था, वो दोनों हाथ से पकड़ लिया, दोनों हाथ से पकड़ लिया, किसी अपॉर्चुनिटी को भी वो छोड़ नहीं दिया। और इसलिए वो तेजी से ऊपर 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 भागने सका। और ये है हमारा लेसन। उस समय क्या था संसार में? और देखिए जी, बात तो ये है कि बहुत सारे लोग मेरा कुछ राइटिंग्स है, जो मैं लेख है, जो मैं बोलता कि शी जिनपिंग बहुत सेंसिबल पॉलिसीज करते हैं, चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी बहुत सक्सेसफुल है, ये सही है। तो लोग बोलते हैं अरे ये तो प्रो चाइना है। कुछ लेख जो है, जो मैं बोलता इंडिया और यूएस के साथ अच्छी संबंध होना चाहिए, अरे ये तो प्रो यूएस है। तो ऐसे आई मीन सच में आई एम हम देखना चाहिए प्रो यूएस नहीं, प्रो चीन नहीं, प्रो सिर्फ इंडिया। और मुझे ये बात खुशी है कि हमारा प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जो है
उनका जो बोलता है ऑब्जेक्टिव जो है, उनका पॉलिसी माइंड जो है वो बिल्कुल प्रो इंडिया है, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर मोदी एक भारतीय फैमिली, नॉर्मल इंडियन फैमिली से पैदा हुआ, एक नॉर्मल इंडियन फैमिली में डेवलप किया, और इन पूरा इंडिया बहुत साल यहाँ गया, उधर गया, उधर गया, सीखा कि इंडिया क्या है। इसलिए हम ये जियो पॉलिटिक्स में भी वी मस्ट लर्न फ्रॉम द सिचुएशन। अभी मैं ये कहना चाहता हूँ कि यहाँ तो बहुत अच्छी तरह मैं तो लेक्चर है वो सुना है। पहला का समय 1980s में कोल्ड वॉर 1.0 का समय था। कोल्ड वॉर 1.0 क्या था? कोल्ड वॉर 1.0 ये था, दो सिस्टम, यूएसएसआर, यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक्स, सोवियत यूनियन का सिस्टम, और दूसरा यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, यूएसए का सिस्टम। ये दोनों सिस्टम का कॉन्फ्लिक्ट था। ये दोनों सिस्टम में एक क्या बोलता है, एक कोल्ड वॉर था। वो था कोल्ड वॉर 1.0। ये तो एक बड़ा सा उस समय हम तो अमेरिका का पक्ष में नहीं गया, और मैं ये कहना चाहता हूं कि वो डिसीजन ठीक था। एक बड़ा सा कारण ये था कि अमेरिका वो तो सच में 1940s में शुरू हुआ, 1950s में कंटिन्यू किया। कुछ पॉलिसी है, उसका कारण भी एक कंट्रीब्यूटरी फैक्टर है, क्यों कि अमेरिका पाकिस्तान का पक्ष में गया, भारत का पक्ष में नहीं गया। 40s में शुरू हुआ, 50s में तो वैसे ही हुआ, बट वो तो मैंने बात करता हूँ। बट बात तो ये है कि पाकिस्तान एक यूएस एलाई बन गया, और पाकिस्तान का बर्थ, पाकिस्तान का जन्म किस फिलॉसफी से थे? हम कहते हैं कि रिलीजियस फिलॉसफी है, हम कहते हैं कि ऐसा फिलॉसफी है, ये फिलॉसफी, आइडियोलॉजी, एक ही आइडियोलॉजी था इंडिया का खिलाफ, एंटी इंडिया। पाकिस्तान का आइडियोलॉजी है एंटी इंडिया, पाकिस्तान का फिलॉसफी है फाइट इंडिया, ट्राई एंड डिस्ट्रॉय इंडिया। तो ऐसा एक कंट्री को पैदा हुआ 1947 में, और इस कंट्री 1955 में एक बिल्कुल अंग हो गया यूएस अलायंस में। पाकिस्तान एक अंग होने के बाद भारत कभी भी उस अलायंस में मेंबर नहीं हो सकता था, क्योंकि पाकिस्तान का एंटायर फिलॉसफी एंटी इंडिया है। इट इज अ वेरी पॉइजनस फिलॉसफी फॉर इंडिया, एंड इसलिए हम कभी भी प्रो अमेरिका, एक अमेरिकन लिंक पॉलिसी नहीं हो सकता। आज का स्थिति क्या है? उस समय हम सोवियत यूनियन से बहुत कुछ संपर्क किया, और हम ये तो न भूलना चाहिए कि उस समय सोवियत यूनियन चीन का खिलाफ था, उस समय सोवियत यूनियन अमेरिका का खिलाफ था, और उस समय सोवियत यूनियन शक्त पाकिस्तान का खिलाफ था। अभी आप सब जानते हैं कि 1980s में अफगानिस्तान का कॉन्फ्लिक्ट में कौन सहयोग दिया? वो जो मुजाहिदीन को सोवियत यूनियन के खिलाफ सबसे बड़ा सहयोग दे दिया पाकिस्तान का मिलिट्री, जो इंडिया का सबसे बड़ा एक शत्रु है। पाकिस्तान मिलिट्री ने उनको सब किया। तो सोवियत यूनियन ऐसा था, परंतु आज का स्थिति में अभी रूस हो गया, रशिया, तो आई डोंट वांट टॉक अबाउट रशिया नाउ। चीन, उस समय चीन अमेरिका के साथ था, क्योंकि 1.0 कोल्ड वॉर में बिल्कुल 100% इन डीड बट नॉट इन वर्ड चीन अमेरिका के साथ था। इन वर्ड तो नहीं, कभी कभी चीन अमेरिका के खिलाफ बातचीत करते थे, स्टेटमेंट्स निकालते थे। अमेरिका भी चीन का खिलाफ थोड़ा स्टेटमेंट निकलते थे, ऐसा उधर नाम के वास्ते टेलीविजन स्क्रीन में, मीडिया में, अरे थोड़ा ये प्रश्न है, बट सच में वो लोग पार्टनर्स थे सोवियत यूनियन का खिलाफ। और चीन तो बहुत सहयोग दिया अमेरिका को सोवियत यूनियन का खिलाफ, और उस सहयोग तो एक कारण है। दूसरा कारण है कि वो सोवियत यूनियन का सिस्टम का कुछ प्रश्न
और सोवियत यूनियन का लीडर्स का थोड़ा पॉलिसीज का और ज्यादा प्रश्न 1992 में सोवियत यूनियन तो खत्म हो गया। बट कोल्ड वॉर 1.0 में सबसे बड़ा फायदा किसको मिला? अमेरिका को नहीं मिला, इंडिया को बिल्कुल नहीं मिला, यूरोप को नहीं मिला, एक कंट्री को मिला और वो है चीन। सबसे ज्यादा फायदा मिला चीन को। आज का चीन जो है, इट इज अ चाइल्ड ऑफ कोल्ड वॉर 1.0। डेंग जियाओपिंग took the biggest advantage of Cold War 1.0 और डेंग जियाओपिंग ने बना दिया चीन को एक बड़ा सा ताकत। तो आज चीन अमेरिका के साथ एक सुपर पावर है। आज चीन का इकोनॉमी बहुत बड़ा है, बहुत पावरफुल है और सबसे इंपॉर्टेंट रोल है। 21st सेंचुरी टेक्नोलॉजी का सेंचुरी है, नॉलेज का सेंचुरी है। इसमें तो हम भारत में होश आना चाहिए, क्योंकि सैन होजे जाएंगे या कहीं भी जाएंगे तो हम देखेंगे अभी सैन होजे में 3 में से 1 स्टार्टअप भारतीय लोग हैं। अमेरिकन भारतीय लोग या भारत से भारतीय लोग या मलेशिया के भारतीय लोग ना सिंगापुर का भारतीय लोग, बट भारतीय लोग हैं। और हमारे इंडिया में भी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और नॉलेज इंडस्ट्री एक बहुत बड़ा इंडस्ट्री है। दुख की बात है कि करीब 20 साल हम तो नियम और रेगुलेशन और कंट्रोल और रेगुलेशन हम डाल दिया है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सुपर एक्ट, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी रेगुलेशन और रेगुलेशन आकर हमारा जो प्रोग्रेस जो है वो थोड़ा कम कर दिया है। पर तभी भी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक बहुत बड़ा इंडस्ट्री है इंडिया में। इससे 5 गुना बढ़ सकता यदि हम ये जो नेहरूवियन रेगुलेशंस थोड़ा कम करेंगे तो और 5 गुना बढ़ सकता। बट ये तो कब होगा आई डू नॉट नो। होपफुली प्राइम मिनिस्टर मोदी ये सब कर देंगे। तो बात तो ये है जी कि ये है हमारा लेसन। ये क्यों है इम्पोर्टेंट ये है कि आज का संसार कोल्ड वॉर 2.0 का संसार है। मैं तो बहुत साल से और तेज जानते हैं कि बहुत सारे लोग तो मेरा जो कहता है वो बहुत खिलाफ है। आप तो इंटरनेट में देख लेंगे तो बहुत सारे लोग मुझे ट्रोल करता है, अरे क्या बोलता है, ये बकवास होता है। ठीक है, जो कहने दो। आई मीन दे आर मोस्ट वेलकम टू से व्हाट दे लाइक। ये एक फ्रीडम ऑफ स्पीच है और डेमोक्रेसी में फ्रीडम ऑफ स्पीच बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए जो भी सोचते हैं, जो भी बोलते हैं, मैं वेलकम करता हूँ। और बट मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि मैं शुरू से कह दिया कि चीन अमेरिका का खिलाफ एक युद्ध लड़ता है। चेयरमैन माओ का समय से ही चीन उस युद्ध लड़ता है और डेंग जियाओपिंग के समय, जियांग जेमिन के समय, हू जिनटाओ के समय में भी इस युद्ध लड़ता था। अभी हमको क्यों पता नहीं हुआ कि ये युद्ध है? क्योंकि चीन में उनका कल्चर, उनका सोसाइटी में युद्ध जो है उनका डेफिनेशन यूरोप और अमेरिका और हमारे डेफिनेशन मुझे तो क्या है। बट चीन और यूरोप और अमेरिका का युद्ध का डेफिनेशन ये है कि आर्टिलरी, बॉम्बिंग, टैंक्स आना, सोल्जर्स से ये वो लड़ाई, ये है। चीन का डेफिनेशन का युद्ध बिल्कुल अलग है। कोई सोल्जर्स नहीं, कोई बुलेट नहीं, कोई आर्टिलरी नहीं, कोई बॉम्ब नहीं। डोमिनेट द एनिमी एंड कैप्चर द एनिमीज माइंड, capture the enemy's mind for your sake and dominate the enemy for your own good। ये है चीन का फिलॉसफी ऑफ वॉर। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, कई साल से अमेरिका, चीन तो जानते थे कि वो अमेरिका के साथ युद्ध में है। जब वो बड़ा फ्रेंडली था, जब वो उनके बोलते हम तो पार्टनर है, हम ये आपके साथ है और हम अभी G2 है और G2 में अमेरिका और चीन, आप तो थोड़ा हमको थोड़ा दे दीजिएगा। आई मीन 5 विलेज नहीं, 5 बड़ा शहर दे दीजिएगा
तो हम तो ठीक हो जाएगा। हाँ, आज तो ठीक हो जाएगा और कल देखेगा 5 कंट्री दे दो और परसों बोल देगा 5 कॉन्टिनेंट तो दे दो हमको। बट ये था बात। बट वो G2 में चीन का माइंड में, चीनी कम्युनिस्ट पार्टी का माइंड में, उनको जानते थे ये वॉर है। अमेरिका में सच में 2016, करीब 2016 में जब वो देख लिया कि चीन एक एडवांस टेक्नोलॉजिकल पावर बना जाता है, उस दिन तक उन लोग सोचते थे चीन तो क्या है, ये तो एक सेकेंडरी टेक्नोलॉजी है। आई मीन क्या क्या बना सकते, एयरक्राफ्ट नहीं बना सकता, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डेवलप नहीं कर सकता, इंटरनेट और सॉफ्टवेयर में तो डेवलप नहीं कर सकता। परंतु 2016 में अमेरिका के जो स्ट्रेटेजिस्ट है, और ये मैं कहना चाहता हूँ कि अमेरिका में बहुत सारे स्ट्रेटेजिस्ट है, बहुत में से सो बहुत कुछ रिसर्च करते हैं, बहुत कुछ डेटा वो देखते हैं, और उस डेटा में सब उनको देख लिया कि चीन एक बड़ा सा स्पीड में एडवांस टेक्नोलॉजी मास्टर करते थे, प्रत्येक में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। अभी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज द वेपन ऑफ द फ्यूचर फॉर बोथ प्रॉस्पेरिटी एंड वॉर, पीस एंड वॉर। युद्ध में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एआई का सपोर्ट से हम सीख सकता शत्रु का खिलाफ हम क्या करना है, शत्रु को जल्दी डिफीट करने के लिए या सर्टनली डिफीट करने के लिए। प्रॉस्पेरिटी के लिए, क्योंकि सारे इंडस्ट्री में जो भी इंडस्ट्री हो, जो रिटेल इंडस्ट्री, होलसेल इंडस्ट्री, मैन्युफैक्चरिंग, केमिकल, नॉलेज, इन सब में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक बड़ा सा भाग ले सकता, और हम भी ऐसा देख सका। प्राइम मिनिस्टर मोदी तो डिजिटल इंडिया के बारे में कह दिया और बहुत करते हैं, और बहुत सारे प्रोसेस अभी डिजिटल करते हैं। और ये तो सच में आज का प्रोसेस में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, ये डिजिटल वर्ल्ड का पीछे उसका फाउंडेशन है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का फाउंडेशन है मेटा डेटा। ये नहीं चाहिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बढ़ाने के लिए कि बुद्धिजीवी लोग आना, कोई बुद्धिजीवी आने का जरूरत नहीं है, बट ये चाहिए कि सागर 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 डेटा, बहुत कुछ डेटा जरूर अंदर आना है वो एआई का एनालिटिकल सिस्टम्स में। चीन में बहुत कुछ डेटा है, और भारत में चीन तो बहुत कुछ डेटा ले लिए थे। उदाहरण में वी चैट में, उदाहरण में टिकटॉक में, उदाहरण में बहुत सारे एप्स में। ये एप्स जो है, यदि आप तो एक ऐप यूज करता है तो पूरा आपका मेटा डेटा वो एक्सेस कर सकता। अभी उदाहरण में आली पे, यदि आप आली पे यूज करता है, और मैं ये कहना चाहता हूं कि सच में डिजिटल वर्ल्ड में चीन अमेरिका से बहुत ज्यादा प्रोग्रेस कर दिया है। अभी बीजिंग जाएगा तो सच में बहुत कम लोग होगा, टैक्सी ड्राइवर भी नहीं होगा, जो एक कैश है, जो पेपर करेंसी है, वो सब आली पे या डिजिटल करेंसी है। एक टैक्सी ड्राइवर में भी और एक दुकान जाएगा तो आप तो कैश देगा तो बोलते अरे क्या आप तो किस किस लोग कहाँ से आ रहे हैं, आप कैश देते हैं, डिजिटल नहीं। तो चीन तो बहुत एडवांस्ड है डिजिटल पेमेंट में। आली पे में यदि हम आली पे यूज करता तो करीब 200 नॉलेज पॉइंट्स, 200 डेटा पॉइंट्स, सारे जो लोग हैं जो आली पे एक्सेस करता वो सिस्टम एक्सेस कर सकता। और वो 200 एक्सेस पॉइंट्स एक आदमी का, वो आप गिन लीजिए लाखों आदमी का कितना एक्सेस पॉइंट्स होगा। ये आली पे सिर्फ नहीं, वी चैट, टिकटॉक, इस यहाँ से बहुत सारे ऐप से कितने 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 डेटा पॉइंट्स है, कितने 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 मेटा डेटा है। और इस मेटा डेटा से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जो चीन का सिस्टम बहुत बढ़ता जा रहा है, और इस सिस्टम का बहुत सारे उपयोग है। एक उपयोग है पाकिस्तान को स्ट्रेंथन करना, पाकिस्तान मिलिट्री को स्ट्रेंथन करना, ये
उनका पीएलए को स्ट्रेंथन करना, ये एक उपयोग है। और इसमें सब इंडियन मेटा डेटा, क्योंकि चीन के बाद संसार में का सबसे बड़ा मेटा डेटा का सोर्स है भारत, इंडिया। आज तक हमारा मेटा डेटा सच में अमेरिका में गया है, यूरोप में गया है, हम सैमसंग स्मार्टफोन करेगा तो कोरिया में गया है, बहुत सारे चीन में गया है, क्योंकि मोबाइल फोन में, मोबाइल टेलीफोनी में, इंटरनेट सिस्टम्स में चीन तो करीब 70% चीनी है। ये हमारे मॉडर्न जो है हुआवे, हमारे बाकी जो है ओप्पो, क्यों बात तो ये है वो अच्छा क्वालिटी है और प्राइस भी लो है। ये मैं नहीं कहता कि ये तो कुछ ट्रिक है, नहीं, ये प्राइस तो कम है, क्वालिटी अच्छा है, तो हम उपयोग करते हैं। और इसलिए बात तो ये है कि इस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में करीब 6-7 साल में चाइना विल बी फार सुपीरियर टू अमेरिका। ये करीब 2016 में अमेरिका में स्ट्रेटेजिस्ट, तो मैं तो हमें हर साल वहां जाता, इस साल तो सच में 24 जनवरी से मैं कभी भी फॉरेन नहीं गया। आप जानते कारण क्या है, हम सब हाउस अरेस्ट में हैं बिकॉज ऑफ कोविड-19। बट बात तो ये है कि उन लोग तो पता हो, अरे देखो ये तो युद्ध है, ये तो हम जैसे सोचता है एक युद्ध नहीं है, एक अलग युद्ध है, बट ये तो युद्ध है। और वहां से शुरू हुआ, प्रकट हुआ कोल्ड वॉर 2.0। चीन में कोल्ड वॉर 2.0 बहुत सारे करीब 10-15 साल उसके पहले प्रकट हुआ था, अमेरिका में भी प्रकट हुआ। और आज तो 2017 में वो ट्रेड वॉर, डोनाल्ड ट्रंप का ट्रेड वॉर जब शुरू हो गया, सारे संसार में प्रकट हो गया कि कोल्ड वॉर 2.0 शुरू हो गया। अभी मैं एप्स के बारे में कहता हूं क्योंकि सिर्फ एक कंट्री है जो ये एप्स का इंपॉर्टेंस क्या है वो पता कर दिया और उसको उनको सब बैन कर दिया। 49 एप्स, उसके बाद 200 कुछ एप्स बैन कर दिया। वो कंट्री है इंडिया। और सच में ये एक बहुत बड़ा ब्लो है चाइना का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में, एक बहुत बड़ा ब्लो है, बहुत कठिन ब्लो है चीन को ये एप्स बैन जो है। हम तो अरे ये एप्स बैन क्या है, ये खास बात नहीं है, बहुत खास बात है। और बात तो ये है कोल्ड वॉर 2.0 का इंपॉर्टेंस क्या है। कोल्ड वॉर 2.0 का इंपॉर्टेंस ये है कि जैसे चीन तो बिल्कुल बेनिफिशियरी था कोल्ड वॉर 1.0 का, कोल्ड वॉर 2.0 का बेनिफिशियरी भारत हो सकता। और ये कैसा हो सकता, स्मार्ट पॉलिसी के वजह से हो सकता। ये तो बहुत ठीक है कि चीन के लोग और हमारे लोग दोस्त है, ये बिल्कुल सही बात है। चीन का लोग तो बहुत एंशिएंट कल्चर है, हमारे लोग तो एंशिएंट कल्चर है। बट हम तो चीन के लोग के बारे में नहीं कहते, हम चीन का सिस्टम और चीन का कम्युनिस्ट पार्टी के बारे में कहते हैं और उनका प्लानिंग कहते हैं। और वो हमारा खिलाफ जो करते हैं मैं नहीं कहता। बट ये जो है अभी प्रकट हो गया कोल्ड वॉर 2.0। और इस कोल्ड वॉर 2.0 में हम क्या करना चाहिए, हम न्यूट्रल रहना चाहिए या अमेरिका के साथ जाना चाहिए या चीन के साथ जाना चाहिए। अभी चीन के साथ हम कभी भी नहीं जा सकता। and allow me to say, I am a great admirer of Chinese culture. I am a great admirer of Chinese people. And I want to say that the Chinese Communist Party has done an extraordinary job of strengthening China. But I would like to say we can never join with China. And a very important reason is China and Pakistan today are much closer than Pakistan and China ever were during Cold War 1.0. आज चीन और पाकिस्तान एकजुट है। और ये तो हम सच में, हमारे कई लोग तो हम ठीक से किस दृष्टि में नहीं देखता, रूस और चीन एकजुट है। ये सही है कि ये एकजुट होने का कारण यूरोप है, एकजुट होने का कारण अमेरिकन पॉलिसी है। यूरोप में क्या हुआ 1992 में, सच में जब कोल्ड वॉर 1.0 खत्म हो गया, सोवियत यूनियन खत्म हो गया, तो रशियन फेडरेशन
येल्सिन तो बहुत बहुत इंटरेस्ट था कि वो रूस और यूरोपियन यूनियन पार्टनर्स बने और रूस एक यूरोपियन यूनियन मेंबर बने और रूस भी एक यूरोपियन कंट्री माने। ये तो कभी नहीं हुआ और मैं उस समय में भी मैं लिखता था कि ये हो नहीं सकता, क्योंकि ये होगा यदि रूस आएगा तो क्या होगा। जर्मनी और फ्रांस यूरोपियन यूनियन का नंबर वन कंट्रोल उनके हाथ में है। आज भी उनका कंट्रोल सच में जर्मनी और फ्रांस है। यदि रूस अंदर आएगा तो जर्मनी और फ्रांस का कंट्रोल क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो जर्मनी और फ्रांस कभी नहीं अलाउ करेगा रूस अंदर आने के लिए। ब्रिटेन कभी नहीं अलाउ करेगा रूस अंदर आने के लिए। इसलिए जो मैं शुरू से कह दिया, देखो आप लोग सोचते हैं कि आप यूरोपियन हैं, सच है कि आप तो रूस का मीनिंग ये है कि ब्लॉन्ड, रूसलैंड मीन्स द कंट्री ऑफ ब्लॉन्ड पीपल, बाइलोरशिया मीन्स कंट्री ऑफ वेरी ब्लॉन्ड पीपल। तो बहुत सारे ब्लॉन्ड है रूस में, बट ये लोग कभी आपको एंट्री नहीं देगा। उसके बाद रूस सोच लिया देखो यूरोप छोड़ो, अमेरिका के साथ आएगा, क्योंकि अमेरिका में प्रॉब्लम यह है कि अमेरिका में आज भी अटलांटिक लॉबी बहुत सख्त है। अटलांटिक लॉबी क्या है? 1945 में शुरू हुआ अटलांटिक अलायंस। ये दोनों साइड ऑफ अटलांटिक है अलायंस स्ट्रक्चर, और वो है यूरोप एंड अमेरिका। उसके बाद ओबामा का सेकंड टर्म में शुरू हो गया इंडो पैसिफिक। इंडो पैसिफिक अलायंस, अटलांटिक अलायंस के लोग कहते हैं अरे ये क्या, ये हमको बिगड़ते हैं। यदि इंडो पैसिफिक अलायंस है तो जापान और इंडिया सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे प्रमुख राज्य होगा। जर्मनी और फ्रांस नहीं, तो ब्रिटेन भी नहीं। तो सख्त खिलाफ था यूरोपियन राज्य इंडो पैसिफिक अलायंस को। और यूएस में बहुत सारे प्रोफेसर्स हैं, ऑफिशियल्स है, पॉलिटिशियंस है जो यूरोपियनिस्ट है, जो कहते हैं देखो हम तो यूरोपियन के साथ जाना है। और ये सिर्फ नहीं, कॉलिन पावेल यूरोपियनिस्ट था और बहुत सारे लोग यूरोपियनिस्ट था, कुछ इंडियन इमिग्रेंट्स अमेरिका में यूरोपियनिस्ट है, और ये लोग सब बोला अटलांटिक अलायंस रहना ही चाहिए। परंतु आज का समय, और मैं ये कहना चाहता हूं, अटलांटिक अलायंस तो खत्म हो गया। और कैसा रियलिटी, अभी अमेरिका का ट्रेड एशिया से करीब 2 गुना है यूरोप से ट्रेड। एशिया का रेट ऑफ ग्रोथ यूरोप से करीब 3 गुना है। एशिया बढ़ता जा रहा है। इसलिए अटलांटिक अलायंस का समय गया, इंडो पैसिफिक अलायंस का समय बिल्कुल आ गया। उस इंडो पैसिफिक अलायंस में चीन को क्या चाहिए? चीन को चाहिए एक न्यूट्रल इंडिया। क्यों न्यूट्रल इंडिया? अभी चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ ने बहुत अच्छी तरह देखता है कैसा यूपी में बहुत सारे इंडस्ट्रीज है जो चीन से लोकेट कर रहा है। प्रत्येक ताइवानीज इंडस्ट्रीज है, जापानीज इंडस्ट्रीज है और अमेरिकन इंडस्ट्रीज है। ये 3 राज्य है जो चाइना को बहुत इकोनॉमी शक्ति दे दिया, और ये 3 राज्य अभी सच में वो they want to remove from China, and they are looking at coming to India, but they are coming to India because they don't want China. और जब तक हम सख्त में नहीं कहेगा कि हम किस साइड में है कोल्ड वॉर 2.0, ये कहना का जरूरत नहीं, बट काम में जरूरी है कि ये बताना हम किस साइड में है। चीन तो कभी नहीं कहा कि हम अमेरिका के साइड में है। वो अंत तक अरे अमेरिका कोल्ड वॉर खिलाफ, हम कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, कम्युनिस्ट यूनिटी, ये वो, बट सच में इन डीड वो अमेरिका के साथ था। तो इन डीड हम किस साइड में है हम प्रकट करना चाहिए। प्रकट नहीं करेगा तो कैसे ये लोग भारत में आएगा? वियतनाम में आता है क्योंकि वियतनाम बहुत प्रकट शो कर दिया है कि वो चीन का सपोर्टर नहीं है, वो चीन का खिलाफ है। वियतनाम, ताइवान, डॉक्टर साई इंगवेन यहाँ अभी प्रेसिडेंट है,
Tsai Ing-wen हमारा यूनिवर्सिटी का इनविटेशन में इंडिया आ गया, वेरी प्रो इंडिया लेडी, वेरी स्ट्रॉन्ग जियोपॉलिटिकल व्यूज। एंड जब वो शुरू 5 साल पहले जब वो प्रेसिडेंट बना हो गया, शी स्टार्टेड शिफ्टिंग ताइवान टू द अमेरिकन कैंप। अभी इन वर्ड्स में नहीं, बट डीड में ताइवान बिल्कुल अमेरिका के साथ है, जापान के साथ है। इंडिया अभी एक थोड़ा सा प्रश्न है, और ये प्रश्न ये है, रूस, चीन सोचता है कि हम इंडियन लोग जो है, हम बहुत सेंटिमेंटल लोग हैं, हम हमारे दोस्तों को कभी नहीं छोड़ सकता। अभी बॉलीवुड में या मेरा केरल में केरलवुड में, या मॉलीवुड में, या बंगालवुड, कलकत्ता कॉलीवुड में, हम तो बड़ा सेंटिमेंटल मूवीज को पसंद करते हैं, और हम बहुत सेंटिमेंटल है। देखिए जी, जियोपॉलिटिक्स एक सेंटिमेंटल साइंस नहीं है, और जियोपॉलिटिकल रियलिटी में सेंटिमेंट की बात सच में नहीं है। यू कैनॉट बी सेंटिमेंटल इन द वर्ल्ड ऑफ जियोपॉलिटिक्स। आज का रूस, ये अमेरिका का कई मिस्टेक्स है, यूरोप का कई मिस्टेक्स है, जो मिस्टेक्स हो, आज तो साइनो रशियन अलायंस एक रियलिटी है। डिफेंस में, एडवांस टेक्नोलॉजी में, इकोनॉमी में, रशिया का इकोनॉमी बिल्कुल खत्म हो जाएगा। रशिया सोमालिया जैसा होगा कल परसों, चीन का सपोर्ट नहीं है तो खत्म हो जाएगा। तो रशिया डिपेंड्स फॉर इट्स सर्वाइवल ऑन चाइना। पाकिस्तान आर्मी डिपेंड्स नाउ फॉर इट्स सर्वाइवल ऑन चाइना। और पाकिस्तान और चीन, रशिया का और का साथ जो संपर्क है, रूस और चीन उसी संपर्क है। they I don't say that they like the Chinese, but they have no alternative but to be with China। और हम देखना है ये नहीं, अरे मन में क्या है। और यदि हम तो मॉस्को जाता है तो हम, वो लोग, बहुत सारे लोग हैं, वो लोग यहाँ भी आता है, अरे चीन ऐसे लोग है, ये लोग है, वैसा लोग है। बट बात तो ये तो अच्छी बात है, बट सच में वो दोनों सिस्टम एकजुट है। और ये इसलिए लोग थोड़ा कंफ्यूज हो गया है। वो वियतनाम जाता है, वो इंडोनेशिया जाता है, वो क्योंकि वो जानते हैं इंडीड वो 2.0 कोल्ड वॉर में किस साइड में है। तो हम भी इंडीड में कहना बिल्कुल बात करना है कि किस साइड में है। और मेरे मन में ये तो हमारा सिक्योरिटी, डिफेंस और इकोनॉमिक्स में भी अच्छा है। इकोनॉमिक्स क्यों? बिकॉज इंडिया एंड अमेरिका नेचुरल टेक्नोलॉजी पार्टनर्स है। करीब 6 लाख इंडियंस है, अमेरिकन इंडियंस, फिजियन इंडियंस अमेरिका में काम करता है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, अमेरिकन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। करीब 3 लाख इंडियंस इंडिया में काम करते हैं अमेरिकन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में। हम अभी ही पार्टनर्स हो गया है। तो और एक बड़ा सा पार्टनरशिप क्यों नहीं? ये क्वाड्रिलैटरल अलायंस क्यों नहीं और शक्त बनाए? क्यों नहीं अंडमान और निकोबार आइलैंड्स में अच्छा सा बेस न बनाए? क्यों नहीं जापान से एक अच्छा सा एग्रीमेंट नहीं करे? तो बात तो ये कि चीन के खिलाफ जो ये प्रॉब्लम था, बहुत सारे इक्विपमेंट जो अच्छी तरह यूज कर दिया, वो इक्विपमेंट जो था, वो आप सोच लीजिए इंटरनेट में किस इक्विपमेंट था, और ये भी सोच लीजिए कि किस इक्विपमेंट वहां उस हाइट में नहीं आ सका। मैं कुछ कहता नहीं, आप सोच लीजिए। तो मैं ये कहना चाहता हूं जी, ये एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। डेंग जियाओपिंग वो गोल्डन अपॉर्चुनिटी को दोनों हाथ से पकड़ लिया। और मेरा आग्रह, मेरा आशा, मेरा विश्वास यह है कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इस अपॉर्चुनिटी को दोनों हाथ से पकड़कर ये कोल्ड वॉर 2.0 20 साल के बाद देखेंगे तो बोल देंगे सबसे ज्यादा बेनिफिट भारत को मिल गया है। आई रिमेम्बर उस समय चीफ मिनिस्टर मोदी तो चीन में आया, ही वेंट टू बीजिंग, ही वेंट टू शंघाई। और मैं उस समय संडे गार्डियन में, आप तेज तो संडे गार्डियन का कॉलम आप पढ़ लीजिएगा, मैं लिख लिया, प्राइम मिनिस्टर मोदी विल बी द डेंग जियाओपिंग ऑफ इंडिया। व्हाट आई मीन इज 1.0 में चीन को जो एक महाशक्ति बना दिया, 2.0 में नरेंद्र मोदी भारत को एक महाशक्ति बना सकता। ये बात, आई अपोलोजाइज टू माय बैड हिंदी,
मैं तो एक साउथ इंडियन हूँ, मैं केरला का हूँ और मेरा दूसरा डिसएडवांटेज है कि मैं बॉम्बे में पढ़ा और बॉम्बे का एक्सेंट और केरला का एक्सेंट मिक्स हुआ है। तो ये दोनों एक्सेंट मिक्स में ये हिंदी है, ये पर्शियन है, ये रशियन है, कुछ लोग तो जानते नहीं, बट इसलिए मैं अपोलोजाइज कर रहा हूँ। बट आई एम वेरी हैप्पी टू बी इन गोरखपुर. Gorakhpur is a place which, you know, I mean, frankly, I mean, Lord Shiva, in my opinion, let me speak in English. The greatness of Lord Shiva was he exemplified the ideals of a yogi. And what is a yogi? Lok Kalyan, looking only at the benefit to the people, never at the benefit to himself or to family and friends. A yogi has no family. A yogi has no friends. He has only the people. And that is a great philosophy, which I think it's so important. The message of the Lord is basically that philosophy. And I would like to say that is the philosophy. Now we have got the Prime Minister's house is now Lok Kalyan Marg, and it must become a center for Lok Kalyan policy. Thank you. बोल रहे हैं 2-3 मिनट में खत्म करेंगे अपना. Thank you very much. खत्म हो गया इनका. आप वहाँ करिए.